दोस्तों, लगातार हम एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं सुपर टेट की। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज का ये दूसरा वीडियो है। दैनिक जीवन में विज्ञान के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 30 प्रश्नों को हल किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो सीरीज़ रही थी। उसका जो वीडियो है आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी आपको नज़र आ जाएगा। आप लोग जैसे ही वीडियो के लास्ट में जाओगे तब आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब दूसरी सीरीज के तहत हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जीवाणुओं की अगर बात करें तो सबसे पहले जीवाणुओं को देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अगर हम लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, निर्जलीकरण पर आधारित पास्चुराइजेशन जो थियरी है, पास्चुरीकरण का सिद्धांत है, उसको लुई पास्चर ने दिया है। किस पर आधारित है? ये निर्जलीकरण पर आधारित है। ठीक है। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट हुक। तो ये दोनों ऑप्शन इस तरह से रिलेटेड हैं और वॉन ल्यूवेनहॉक हैं जिन्होंने जीवाणुओं को सबसे पहले खोजा था। अब दो सूचियां आपको इस स्क्रीन में दिखाई पड़ रही हैं। एक में आपको बहुलक दिया है, दूसरे में एकलक दिया है। तो PAN, तो PAN ये किस एकलक से मिलान करेगा? एक्रिलोनाइट्रिल, एक्रिलोनाइट्रिल से मिलान होगा। और प्राकृतिक रबर की हम बात करें तो ये दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है। और नाइलॉन 6 की बात करें केप्रोलैक्टम, केप्रोलैक्टम का ये बहुलक है। और PVC की बात करें तो ये क्लोरोएथीन का बहुलक है। तो एकलक हैं और इनके बहुलक आपको खोजने हैं। तो क्लोरोएथीन का जो बहुलक है वो PVC है। ठीक है। PVC का यहाँ पर एक बहुलक है क्लोरोएथीन का। प्राकृतिक रबर की बात करें तो आइसोप्रीन का ये बहुलक है। नाइलॉन 6 की बात करें तो केप्रोलैक्टम का बहुलक है। और पैन की बात करें तो एक्रिलोनाइट्राइल का ये बहुलक है। और इस लिहाज से अगर हम मिलान करें दोस्तों तो कौन सा मिलान हो जाएगा? 32वें का A, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, C का दूसरा और D का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रेशर कुकर में से सेम जल्दी पक जाते हैं। प्रेशर कुकर में जो सेम के बीज हैं वो जल्दी क्यों पक जाते हैं? कल ही हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो दोस्तों टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। जब पानी जो है 100 डिग्री सी के बजाय 110 डिग्री सी पर उबलने लगेगा। ठीक है। तो इस सिद्धांत पर आधारित होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्योंकि तब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा और क्वथनांक बढ़ेगा तो फिर जो है ऑकेजनली यहाँ पे ये चीज़ें हैपन होने लगेंगी। तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा और इस वजह से जो टेम्परेचर है इन सब के कोरिलेशन से प्रेशर कुकर में सेम जल्दी पक जाते हैं। अब हम डीकम्पोजर यानी कि अपमार्जक की बात करेंगे। तो अपमार्जक देखा जाए तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जो है बनते हैं। ठीक है। जो कठोर जल में भी झाग देते हैं और वस्त्रों को उचित सफाई भी ये करते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है अपमार्जक। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के हम रासायनिक सूत्र को यहाँ पर देखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट है, फुल हाइड्रेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है ना कि जस्ते से। इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, जो जस्ता है टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अतः खाने के जो डिब्बे होते हैं उनकी अंदरूनी सतहों पर टिन का लेपन किया जाता है, ना कि क्या जस्ते का लेपन किया जाता है। ठीक है।
तो जस्ताटिन से अधिक क्रियाशील होने के कारण इसका लेपन हम आंतरिक सतह पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक यानी कि इंग्रेडिएंट क्या है? एक डॉक्टर है हाइपर एसिडिटी को ठीक कर रहा है, उसकी क्योर में है, तो मुख्य संगठन मेन इंग्रेडिएंट कौन सा देगा? वो हाइपर एसिडिटी को दूर करना है तो हम CaCO3 देंगे। ये क्या है? CaCO3 दोस्तों ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाएगा। MgCl2 का कोई औचित्य नहीं है, Na2CO3 भी नहीं मतलब है, और ना ही यहाँ पर AlOH ट्वाइस का, ठीक है। तो CaCO3 हम लोग उसको देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही है? LED और CFL की तुलना करनी है। पहला विकल्प है LED बेहतर है, अधिक अच्छा है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों एक समान अक्षय हैं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। दोनों में से कोई भी अक्षा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं, गलत है। CFL बेहतर है क्योंकि LED में विषैले, दोस्तों देखा जाए तो LED ज़्यादा बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब LED का फुल फॉर्म पूछेगा तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और CFL का अगर फुल फॉर्म पूछे तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। अगला है, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? बेकेलाइट का प्रयोग इस वजह से किया जाता है क्योंकि बेकेलाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसी वजह से विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव जो है वो रुक जाता है। आपने अक्सर देखा होगा फिटकिरी लगाते हैं अगर घाव हो गया, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फिटकिरी दोस्तों रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। इसी वजह से फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव जो है वो रुक जाता है। अगर हम फिटकिरी के रासायनिक सूत्र की बात करें तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O होता है, और इसको पोटास एलम भी कहते हैं फिटकिरी को, या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहा जाता है। और फिटकिरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किए जाने वाले घोल में संभवतः क्या हो सकता है? तो ये जालसाज जो है दोस्तों, ये घोल में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को मिश्रित करके अम्लराज बना लेता है, अम्लराज, ठीक है। और इसमें HCl HNO3 की रिएक्शन करके अम्लराज बनता है, और वही क्या करता है कि जो सोना है उसको जो है चमक तो देता है, लेकिन बहुत सारा सोना पिघला के उस सॉल्यूशन में या लिक्विड में चला जाता है। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? कौन सा कृत्रिम रेशा है आपको पहचान करनी है। तो दोस्तों इसमें जो रेयान है वो आपका मानव निर्मित रेशा, कृत्रिम रेशा है। बाकी आपके नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर हो गया, ये सब आपके प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक है। रेयान क्या होता है? पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। तो रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे, कौन सा यहाँ पर प्राकृतिक रेशा क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि रेयान आपका कृत्रिम रेयान प्राकृतिक है। बाकी पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक तो ये बहुप्रचलित हैं, ये कृत्रिम रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं। या प्रश्न ये भी हो सकता था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, कि निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है, ठीक है। कृत्रिम रेशा नहीं है वो रेयान है, क्योंकि रेयान क्या है? पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित फाइबर है, और इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से होता है।
अगला क्वेश्चन है, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शर्करा को अगर आप एल्कोहल में परिवर्तित करोगे तो इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहते हैं, और इस प्रक्रिया से ही शर्करा को एल्कोहल में हम बदलते हैं। दोस्तों अगला है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व क्या हैं? तो उर्वरक देखिए वे रासायनिक पदार्थ हैं जो मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आपूर्ति कर मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो नाइट्रोजनी उर्वरक हैं, कुछ फास्फोटी उर्वरक हैं और कुछ पोटास उर्वरक हैं। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और क्या, और यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों हो जाएंगे। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, वैज्ञानिकों का मिलान करना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये किससे संबंधित थे दोस्तों? तो ये पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और एडवर्ड जेनर इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। लुई पास्चर ने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों किण्वन जो ऊपर मैंने बताया इसको व्याख्यादित किया था। और रॉबर्ट कोच है, एंथ्रेक्स जीवाणु की इन्होंने खोज की थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। तो प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो अच्छी प्लास्टिक के सामान्य गुण हैं, प्लास्टिक किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, वजन में हल्की होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। तो टिकाऊ हो, वजन में हल्की हो, अनअभिक्रियाशील हो, ये प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। दोस्तों यहाँ पर धातुओं अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से करना है। आयोडीन की अगर हम बात करें तो घावों पर इसका प्रयोग होता है। मरकरी ये ताप मापियों में प्रयुक्त होती है। एल्युमिनियम की बात करें तो खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी यानी कि पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। और क्लोरीन जो है ये जल शोधन में इस्तेमाल होता है। अगला है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, सही है। और सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है, यह भी सही है। और चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। अब इसमें बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगर भोज्य पदार्थ खराब हो गया तो उसको फिर से हम उस सही फॉर्मेट में नहीं ला सकते हैं। सेब का टुकड़ा कुछ क्षण के लिए अगर रख दिया गया तो दोस्तों वहां से भी वो क्या करेगा, पुनः उस फॉर्मेट में नहीं आएगा, भूरा होके आप फिर उसके फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल नहीं। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए हम कैलामीन का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये सारे चेंजेस हैं, ये केमिकल चेंजेस हैं, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक नहीं है। अब साबुन क्या है? तो साबुन की अगर हम बात करें तो साबुन साधारण और उच्च वसीय अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं। 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि कार्बन एक श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति रखने वाला जो एलिमेंट है, इस वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं, इसमें श्रृंखला हो जाती है, चतुष्फलकी होता है, चारों तरफ से भाई यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, तो ऐसे में बहुत सारे यौगिक कार्बन के आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चेन पावर इसमें होती है कार्बन में। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक प्रश्न। तो जल की कठोरता के लिए दोस्तों यहाँ पर MgHCO3 ट्वाइस ये उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब दोस्तों निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है, तो केल्विन स्केल पर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर केल्विन स्केल के लिए दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 52 में 50 केल्विन।
दोस्तों यहाँ पर ताप परिवर्तन की बात किया है, तो निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है, तो केल्विन स्केल के ताप में जो परिवर्तन, केल्विन में ताप परिवर्तन होगा वो समान होगा, हमेशा 50 केल्विन ही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है। तो प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता वास्तविकता से है। देखिए, प्रकृतिवादियों ने वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उनके सिद्धांत में शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति को जानना है। ठीक है, तो प्रकृतिवाद के शैक्षिक सिद्धांतों की अगर हम व्याख्या देखेंगे तो एमील पुस्तक में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो वास्तविकता की मान्यता प्रदान करते हैं। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, कपास के जो रेशे होते हैं बीज चोल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कपास कॉटन के जो रेशे हैं बीज चोल यानी कि सीड कोट से प्राप्त होते हैं। और कपास एक नगदी फसल है, कैश क्रॉप है, और इसे क्या व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं कपास को। बहुत मस्त क्वेश्चन है। रेशम पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीट का जो पालन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किसकी हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों खोज हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। अल्फा कणों की जो बमबारी हुई थी तो परमाणु में नाभिक का पता लगा था। और प्राकृतिक रबर का एकलक, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आइसोप्रीन है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने दैनिक जीवन में जितने भी विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न बन सकते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस कर दिया है। 57 प्रश्न हैं। अगर इनको आप पूरी तरीके से तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन आने वाला है। और आपको हम थियरी भी उपलब्ध करवा देंगे। अभी प्रॉपर हम प्रैक्टिस करवाएंगे हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस की। तो आपके प्यार और स्नेह के हमेशा से हम आकांक्षी रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर विजिट करें पहली बार तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।